Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and we have our expert analyst with us, Dr. Hassan Rana. Today we are going to talk about the Mizoram conflict. हुआ कुछ यूं है कि मिजोरम के जो इज वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट और उसके जो सीएम है उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया है कि अगर आपने हमारे मुतालबात ना माने, हमारी बात ना सुनी, तो वी विल try to have our own independent state. माइजोरम कॉन्फ्लिक्ट आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, माइजोरम कॉन्फ्लिक्ट काफी पुराना है। इसके इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा और असम और मिजोरम के बॉर्डर्स आपस में मिलते थे, उसका कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस हो गई। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रहा। मिजोरम कहता है कुछ इलाके मेरे हैं, असम कहता है नहीं ये मेरे हैं। लेकिन वो आगे चलता रहा। लेकिन हालात कशीदा तब हुए जब 1959 के अंदर मिजोरम के अंदर कहत आया और कहा जाता है ये बहुत बड़ा फैमिन था और इंडिया ने इसको बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और इसमें मिजोरम को MNF एक फैमिन को डील करने के लिए फ्रंट बनाना पड़ा और जो कि आगे चल के मिजोरम नेशनल फ्रंट बन गया, जो कि एक मिलिटेंट और पॉलिटिकल विंग था। और फिर आगे चलता रहा, इनके मामला चलते रहे और तकरीबन 1986 में मिजोरम अकॉर्ड हुआ और मिजोरम का इस वक्त जो स्टेटस है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट का है। अभी जो हालिया जो कशीदगी बढ़ चुकी है इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मिजोरम कॉन्फ्लिक्ट एक दफा फिर सरफेस पे आ चुका है। 1986 के अकॉर्ड के बाद समझा जा रहा था कि अब शायद ये दफन हो चुका है, तो ये क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। थैंक यू हामिद। असल में हामिद, इसको कुछ तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो तकसीम हिंदुस्तान हुई है उस वक्त क्या मसाइल थे और फिर उसके बाद जैसे आपने कुछ बता दिया इसका बैकग्राउंड, तो हम करंट जो भी चल रहा है सिनेरियो इस पे बात करेंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो स्टेट का, खास तौर पे ये जितनी 7 स्टेट्स हैं इनका और इंडिया की जो इंतहा पसंद हुकूमत है, मोदी हुकूमत, उसके साथ ये उनसे थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि जब से मोदी हुकूमत आई है और उसका पल के दो जो पहला टेन्योर था उससे लेकर अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स थे, जिसमें अकलियतें भी थीं और दीगर जो हिंदू जो निचली जात के जो लो कास्ट के जो हिंदू थे वो भी थे, ये सब जो है इनकी जिंदगियां जो हैं वो बहुत ज्यादा तंग हो गई हैं। जो सो कॉल्ड जो सबसे बड़ी सेकुलर अपने आप को एंटिटी कहती है पूरी दुनिया में, और हालांकि वो दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी इंतहा पसंद अगर कहीं हुकूमत कायम है तो वो उसका नाम भारत है। असल में अब किस्सा कुछ यूं है कि ये जो 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है और फिर इनका एक ब्रदर भी कहा जाता है ना, सिक्किम को इनका ब्रदर कहा जाता है। अब यहाँ पर ये तमाम की तमाम जो हैं, ये जो 7 स्टेट्स हैं, इनमें तमाम के अंदर अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं इस वक्त और तहरीकें चल रही हैं। और ये जो 7 की 7 जो स्टेट्स हैं, इसके अंदर कोई एक नहीं चल रही। मैं अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो इसमें मैंने कुछ लिखी भी थी। अभी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि भारत से ऑफिशियली अलहदगी का मुतालबा कर रही हैं और ये मैं कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, थाडू पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मणिपुर नागा रेवोल्यूशनरी फ्रंट, कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी, फिर इसी तरह से पीएलए है, HNLC है, NLFT है, ATTF है, MNF है। ये सब के सब जो है ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। ये तमाम वो तहरीकें हैं जो कि 7 स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स जो कि भारत कहता है कि ये इंडिया का हिस्सा है, ये उन स्टेट्स के अंदर ये चल रही हैं। और ये तमाम जो तहरीकें और तंजीमें हैं ये मुतालबा करती हैं इंडिया से कि उनको अलहदा, ये स्टेट्स तो पहले ही अलहदा है ना, लेकिन वो ये कहती हैं कि कि हमें इंडिया से इंडिपेंडेंट, हमें आजादी चाहिए। ये तमाम है। और फिर इसके अंदर
इसके अंदर कुछ जो हम बल्कि सेवन सिस्टर्स भी, मेरा ख्याल है हम जो ऑडियंस है जिनको नहीं पता, कुछ नाम हम उनके बता भी देते हैं। उसमें आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और फिर अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश भी जिसको कहते हैं। अब इसके बिल्कुल। अंदर ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, इसके अंदर मेजरली हमें ये देखना पड़ेगा, इसमें 3 ट्राइब्स हैं बेसिकली। तो इसमें कहा हम्म। जाता है कि मोर देन 200 ट्राइब्स हैं, लेकिन वो सब ट्राइब्स हैं। इसके अंदर कुकीज हैं, इसमें नागाज हैं, फिर मेथीज हैं, और इसमें एक बड़ा टेक्निकल एक इशू ये भी है कि ये तमाम जो ट्राइब्स हैं, ये इंडिया इंडिया के साथ इस वक्त जो है वो अस्करी तौर के ऊपर भी लड़ाई कर रहे हैं। ये तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि आजादी चाहते हैं इंडिया से, और इसके साथ साथ ये इन कुछ जो ग्रुप्स हैं, ये आपस में भी इनकी लड़ाई चल रही है, आपस में भी जो है सही। इनके इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हैं। अब इसमें जो अभी जिस आपने मिजोरम का जिक्र किया, तो हालिया अभी जो एक पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि उधर के जो लालू दोहोमा है, जो मिनिस्टर हैं इस वक्त मिजोरम के स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस के अंदर अभी तकरीर की है कुछ दिन कबल, और उधर उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हम यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट जो है वो, और जो पीपल की जो, और जो जो लैंड के नाम से जो है एक इंडिपेंडेंट जो जो मुल्क है वो बनाना चाहते हैं, इसका इंदिया दिया है। जिसके बाद इस हसन वक्त भाई, हसन भाई इधर रुके। अमेरिका के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो क्या ये वही क्रिश्चियन स्टेट है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहा है? देखिए, क्या ये उसी क्रिश्चियन स्टेट की बात हो रही है? ये भी हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो जिक्र किया है ना वो, क्योंकि इसमें उन्होंने जिक्र किया है जो पीपल का। तो वो जो हम्म। कम्युनिटी के अफराद है ना, वो इस वक्त वो इस तरफ मिजोरम वाली साइड पे भी हैं, वो जो म्यांमार है उसकी साइड पे भी है, और कुछ बांग्लादेश के अंदर भी हैं। तो तो मणिपुर पे भी है। जी मणिपुर। मणिपुर भी। देखिए, थोड़ी थोड़ी जी जी। तादाद में तो ये इन तमाम सेवन सिस्टर्स में मौजूद हैं। हाँ जी। इसमें जी जो जी। इसमें कुछ इलाके जो है ना, उसके अंदर देखें कि जो मैथीज हैं वो डोमिनेंट हैं, फिर इसी तरह कुछ इलाकों में कुकीज हैं, कुछ इलाकों में नागाज हैं। अब अब आप ये देखें कि जो नागा वाले हैं वो नागालैंड बनाना चाहते हैं, ये जोलैंड भी है। फिर इसके साथ साथ फिर दीगर जो मेथीज हैं वो अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। और फिर इसके अंदर एक और बड़ी पेशरफ्त वो मैं आपको बताता चलूं कि जो नागालैंड की एक मशहूर जो तंजीम है जिसके साथ मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में मुआहदा भी किया था, एनएससीएन एनएससीएन के साथ 2015 में जी मुआहदा किया था। इनके साथ बिल्कुल। सबसे सबसे पहले 1997 के अंदर इन्होंने मुआहदा किया था, और उन्होंने हथियार डाल दिए थे। और फिर वो उनकी जो भी उन्होंने अपनी चीजें पेश की थी मुआहदे के अंदर, वो पूरी नहीं हुई। फिर देन दोबारा 2015 में भी मोदी के साथ भी हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि अ, अभी कुछ दिन पहले उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं या रहनुमा हैं मोइवा, उन्होंने दोबारा से एक प्रेस रिलीज जारी की है इंडियन गवर्नमेंट के नाम, और उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो डिमांड्स थी, यानी 97 से लेकर 2015 तक और 2015 से लेकर अब तक, वो हमारी डिमांड्स जी पूरी नहीं हुई हैं, और अब हम दोबारा से हथियार उठाने की तरफ जा रहे हैं, हमें अलहदा से हमारा मुल्क चाहिए। अब देखें कि मौजूदा हाजिर उनके इस वक्त वजीर आला मिजोरम के सेवन सिस्टर्स में से, इसी तरह नागाज में से ये उनके जो उनकी तहरीक चल रही है वहां पे, उसके रहनुमा हो, मोइवा हो, या दीगर और भी मैंने तंजीमों के आपको नाम लिए। ये तमाम वो तंजीमें हैं जो कि आजादी का मुतालबा चाह रही हैं, और जो ये कह रही हैं कि हमारे साथ डे वन से ज्यादती हो रही है, डे वन से हमारे हमारे हमें हकूक नहीं दिए जा रहे, हमें हमारा जो ड्यू को जो हमें वहां पर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वो हमें आज तक नहीं मिल सकी। और फिर इसमें एक बड़ी मजे की बात है, आपको शायद आपको आपके इल्म में ही होगा कि ये जो नागालैंड वाले हैं, ये इंडिपेंडेंस डे जो है ना, ये 14 अगस्त पाकिस्तान के साथ मनाते हैं, ये 15 अगस्त को बिल्कुल। नहीं मनाते। आ, जी। हसन भाई, इसमें मैं एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगा कि 1966 के अंदर इंडिया ने पहली दफा अपनी एयरफोर्स को यूज किया किसी जी सेपरेट ग्रुप के खिलाफ। वो था ऐजरवॉल जो है
मिजोरम का कैपिटल, और वहां पे बम्बिंग की गई। जी जी। और ये किसी जंगल में नहीं की गई, ये बकायदा उनके कैपिटल एक सिटी के अंदर बम्बिंग की गई। और उसके अलावा इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी निकाली इस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, कि इन्होंने ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी और डिस्प्लेसमेंट किया गया, और फिर उन्हें मजबूर किया गया कि उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट के और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स की तरह रखा जाए। जी हाँ। और इसी तरह यही लोग इनके बड़े क्लोज पॉलिटिकल इतने टाइज हैं विद पीपल ऑफ द मणिपुर। और अभी जो हालिया मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी कह लें या एट्रॉसिटीज हो रही थी, उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मिजोरम में किया गया। और मणिपुर के हालात का हमें पता है कि सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने बरहना होके इंडियन आर्मी के खिलाफ मार्च किया और उन्हें एक्सपोज किया गया। तो इतना जुल्म जबर इंडियन आर्मी कर रही है और इतना वल्नरेबल है, लेकिन इंडिया तो ऐसे दिखाता है जैसे कि ये देखो जी, बस हमें तो मसला ही नहीं, हम तो चैंपियन है, हम तो चीते हैं, हम तो पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं। और बस अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा तो अगली सुपर पावर हम हैं, और अखंड भारत तो हम आज बनाए या कल बनाए, बस बनने लगा है। तो ये जो हकीकत कुछ और है, और इंडिया का चेहरा कुछ और है, इस पर जरा रोशनी डालें कि ये जी क्या दोगली पॉलिसी लेके चल रहा है। देखिए, और दोगली ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो रेप को यूज किया जा रहा है, इस पर भी जरा रोशनी डालें। देखें, जो जुल्म कर रहा है ना इंडिया, वो आज से नहीं है, वो आपके सामने ही है। कि आप कश्मीर को ले लें, आप जी इंडियन पंजाब को ले लें, और फिर आप नॉर्थ ईस्ट को ले लें। देखें, ये जो नॉर्थ ईस्ट का हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, 7 स्टेट्स का, ये 7 स्टेट्स कोई छोटा इलाका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इलाका है। और जी ये कई दुनिया के अंदर मौजूद कई मुल्कों से बड़ा रकबा है, यानी पूरे पूरे मुल्क बिल्कुल। जो हैं उनसे ज्यादा बड़ा रकबा है। इंडिया का जो जुल्म है वो आप कश्मीर में, मैं जैसा जिक्र कर रहा था, इसके साथ साथ आप इस वक्त पंजाब की सूरत हाल सिखों के साथ जो हो रहा है वो देख लें, फिर आप नॉर्थ ईस्ट में देख लें। जो इंडिया अपना चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, वो सब तो मैं समझता हूं कि वो अभी जो कनेडियन गवर्नमेंट है और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, उसने तो उनको बिल्कुल नंगा करके रख दिया। जो आलमी बिल्कुल तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने उसका चेहरे को नंगा कर दिया। वो आप देखें कि जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू, और फिर इस तरह वो जो नजर साहब की असैसिनेशन की और पन्नू साहब की असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई अमेरिका के अंदर, उस केस के अंदर जो विकास यादव इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो 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 इसमें इन्वॉल्व है। और अमेरिका और कनाडा जो है उसकी तहकीकाती जो इदारे हैं उन्होंने सबूत फराहम किए हैं इंडिया को। तो बिल्कुल। आलमी सतह के ऊपर इंडिया अपना चेहरा अपने फेक मीडिया और झूठे और प्रोपेगेंडा बेस्ड मीडिया के जरिए जो मर्जी दिखाता रहे, लेकिन जो इंटरनेशनल बरादरी है वो सब देख रही है। जो इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं वो सब चीजें उनके ऊपर अया हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि कनाडा में और अमेरिका में और ब्रिटेन में भी इस वक्त जो हुकूमतें हैं वो शदीद तरीन प्रेशर उनको इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक नया बाजार गर्म किया, जो कि उन्होंने खुद कहा, मैंने इससे बेशतर भी आपको एक प्रोग्राम में कहा था, जो उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने अपने बड़े भाई इसराइल के कहने पे और उनके मशवरे से किया, और मोसाद ने हमें तरीका बताया कि जी आप इस तरीके से असैसिनेशन करें आपके जो मुखालफिन है दुनिया भर में उनकी। तो ये उन्होंने ये समझा था, उन्होंने असल में देखें एक और भी बात है, उन्होंने ये समझा था कि ये नॉर्थ ईस्ट के मजलूम लोग हैं। उन्होंने ये समझा कि हम जो मर्जी कर लें, उन्होंने समझा कश्मीर के बेचारे ये भी मजलूम लोग हैं। उन्होंने समझा कि ये इंडियन पंजाब है, हम जो मर्जी कर लें यहाँ पे। और उन्होंने कनाडा और अमेरिका को ऐसा समझा कि हम वहां पर भी जो मर्जी कर लें ना, असैसिनेशन कर लें, अटेम्प्ट कर लें असैसिनेशन की, जो मर्जी कर लें। लेकिन जो उनकी पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हुई है, उनके डिप्लोमेट्स को धक्के दे के जलील करके निकाला गया, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसके बाद आप जो मर्जी दिखाते रहें, अपना सेकुलर चेहरा दिखाएं, आप ये दिखाने की कोशिश करें जी बड़ी हम तरक्की कर रहे हैं, आप दिखाने की कोशिश करें हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो ये सब चीजें जो है ये उनकी मेहनत जो है बिल्कुल 100% रह जाती है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं इंटरनेशनल,
इंटरनेशनल तहकीकाती इदारे हों, आलमी बरादरी हो, उन सब के सामने इंडिया का जो हिंदुत्व चेहरा है, हिंदुत्व पॉलिसीज हैं, और जो उन्होंने जुल्म का बाजार इस वक्त और दहशत गर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, उस सब के सामने है। हसन भाई, एक के बाद एक सानिया, मैं तो कहूंगा रूनमा हो रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को धचके पे धचका लग रहा है। लेकिन फिर भी इंप्रेशन ये बिल्ड किया हुआ है जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। आप देख लें, बांग्लादेश देख लें, बांग्लादेश में इनको बहुत जिल्लत उठानी पड़ी, फिर उसके बाद वक्फ बिल के ऊपर इनको बहुत जिल्लत उठानी पड़ी, कनाडा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए कामयाब हो रहा है या नाकाम हो रहा है? अगर हम इसके जमीनी हकायकों को भी देखें और इंटरनेशनल जो लॉबिंग हो रही है उसको भी देखें, तो आप देखें क्या एनालिसिस करेंगे? क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कामयाब है आपके नजदीक, या ये नाकाम है? देखें, ये वक्त बदल गया है, और अब ये जमाना नहीं है जो वो जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसीज वो अपनाए हुए है। अमेरिका ने अभी ये हम्म। कहा है कि अमित शाह जो है, जो कि उनका कैबिनेट मेंबर वजीर भी है, अमेरिका ने ये कहा है कि बिल्कुल। जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है अमेरिका के अंदर पुन्नू साहब की, जो सिख लीडर हैं, उसमें वो इन्वॉल्व है। आपने कभी ये जी, सुना है कनाडा ने कहा है, जी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जी जी। कनाडा, आपने उन्होंने कहा था। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है? आपने कभी ये सुना है कि कोई बिल्कुल। एक मुल्क दूसरे मुल्क के हाजिर हाजिर वजीर को कह रहा हो कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट में है? आपने कभी ये सुना है नहीं। कि रिपोर्ट में नहीं। जो अमेरिका ने जो शाया की है, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ हाँ। है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके साथ मिलकर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर रहे हैं दुनिया के अंदर? ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी। अब दुनिया इस वक्त डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर है। आप इस वक्त आप जा रहे हैं आज से 200 साल पीछे। ये तो वक्त नहीं है अब। एक बात। फिर दूसरी बात आप देखें कि नेपाल जैसा मुल्क, जिसको के पूरी पिछले पूरे एराज के अंदर अगर आप देखें कि उसने दबा के रखा इंडिया ने उसको, और उसको कभी उभरने ही नहीं दिया, उसका इन्फ्लुएंस इस कदर रहा, तो बिल्कुल। आज आप देखें कि नेपाल जैसा मुल्क जो है वो भी आंखें दिखा रहा है। ठीक है। आप ये देखें कि ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि इंडिया का हाजिर स्टेट का वजीर जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है बाहर जाके, वो बाहर जाके इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहा है। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है हम्म। आपकी ना? देखिए, फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट होता है, एक है उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट भी तो होता है ना फॉरेन पॉलिसी का। सिर्फ यही तो नहीं है एक पॉलिसी है, अगर वो उस पॉलिसी के बाद में इम्पैक्ट भी झेलना पड़ता है आपको, तो उसके इम्पैक्ट जो है वो उनको आ रहे हैं और धजके उनको लग रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ श्रीलंका को देख लें। श्रीलंका जो है वो उसने भी बिल्कुल आंखें उससे फेर ली हैं। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। बांग्लादेश में वो क्या कुछ करता रहा और अब उसके साथ क्या हुआ, उसके सारे अजायम के ऊपर पानी फिर गया। तो मैं नहीं समझता। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी इस चीज को कहते हैं कि आप लोगों की असैसिनेशन करें दुनिया के अंदर, और माफियाज और गैंग्स का सहारा लेके जो है वो अपने मुखालिफिन की असैसिनेशन कर लें, और ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो गली मोहल्ले के जो चोर डाकू हैं ये तो वो करते हैं। तो ये मुल्की सतह के ऊपर ऐसी चीजें, और फिर उनको स्टेट लेवल के ऊपर उनकी जो रिस्पॉन्सिबल चंद लोग हैं, बिल्कुल। उनका उनका मीडिया के ऊपर आना और एडमिट करना कि ये हमने किया है, मैं समझता हूँ कि ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है? सवाल ये है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज एक वॉर हिस्टीरिया पाया जाता है, वॉर मॉन्गर्स है वहां पे। इंडिया ने कन्वेंशनल वॉरफेयर के ऊपर इतना बजट इंक्रीज करके और इतनी तैयारी की है, एक्सरसाइजेस पे एक्सरसाइजेस हो रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया कुछ अरसे में जैसे ही उसको इंटरनेशनल लॉबी से इशारा मिलेगा तो इंडिया शायद पाकिस्तान के साथ जंग में जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन, जो कि आपको पता है हिंदू बनिया रुपया भी लगाता है तो सोच समझ के लगाता है, अगर वो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं और तैयारी की जा रही है और इतने अरबों रुपए का पेट्रोल जाया किया जा रहा है वॉर एक्सरसाइजेस के ऊपर, और JF-35 की जो अभी मौत पड़ी है वो तो एक लदा से है। तो अगर इंडिया जाता है वॉर के अंदर पाकिस्तान के साथ, तो व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया? उसका फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी उनके मिग हथियारों का हुआ है। अभी
अभी 3-4 दिन पहले भी गिर गया एक। आपके इल्म में है कि कितने गिर अच्छा। गए? जी। मैंने 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 सुना था, किसी ने कमेंट किया था कि इस तरह तो आसमान से, दरख्त से फल नहीं टूट के गिरते श्रीनगर में, कश्मीर में, जिस तरह इंडिया के मिग प्यारे गिरते हैं। जी हाँ। तो वो उनकी काफी बड़ी तादाद है। हाँ, इसी तरह का कोई कमेंट आया जी था। हाँ। तो बिल्कुल। आप ये देखें कि ये सारी चीजें हैं। फिर जेडी बख्शी जो पाकिस्तान के खिलाफ उसका हाँ काम, हाँ हाँ। तो हर वक्त सारा दिन वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। आप अभी उसके पिछले कुछ दिनों की वीडियोस उठा के देख लें कि वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हमारे पास तो तैयारी ही मौजूद नहीं है, हमारे पास इतने फ्लीट्स ही नहीं है। और जी जी। पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आगे है कि इंडिया वहां तक पहुंचने के लिए इंडिया को जो है बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं चौदह है। 14 साल कहा उन्होंने। जी हाँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो JF-35 का फ्लीट लिया है, इसके बाद आप क्या बात कर रहे थे, राफेल राफेल तो एक हिस्ट्री हो चुकी है, और जी हाँ। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है 14 साल आगे जा चुका है जी। तो देखिए इंडिया से, ये जो देखें एयरफोर्स सुप्रीमेटी में। देखें हामिद, बात ये है कि जंग जो होती है ना, ये ये कन्वेंशनल हो चाहे नॉन कन्वेंशनल हो, जंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं लड़ी जाती, और ये बिल्कुल बयानबाजी से नहीं लड़ी जाती। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बहरहाल एक है, बिल्कुल एक, एक हैसियत रखता है वो भी अपनी जगह, लेकिन ये आप सिर्फ बातों से जंगे नहीं जीत सकते और दुनिया को भी नहीं जीत सकते। बिल्कुल इंडिया का मसला यही है कि वो सिर्फ अपने चंद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, उनके जेडी बख्शी और वो जो उनका मेजर गौरव आर्या है, इस किस्म के वो लोग, 2-3-4, इनको लेके वो समझ रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया फतह कर ली है, जबकि ऐसा नहीं है। आप आप ये देखें, पिछले दिनों, अभी कुछ दिन पहले उनके अपने एक ब्रिगेडियर ने एक अपनी प्रोफाइल के ऊपर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक तस्वीर अपलोड की जो कि पहली दफा दुनिया ने देखी है, और वो सियाचिन की थी, बिल्कुल। जिसके अंदर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, और उसके साथ दो और जो हम पाकिस्तान फौज के जो ऑफिसर्स थे, वो इंडिया की हदूद के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये पिक्चर उसने अभी कुछ दिन पहले की बात है, और उस अभी तो जी इंडिया के अंदर से एक पाकिस्तान फोबिया या जो है ना, वो एक चीज खत्म नहीं होती तो दूसरी चीज सामने आ जाती है। तो उनके अपने जो साबिक फौजी अफसर हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो आपको बताएंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान ने हमें किस किस महाज पे कब कब मारा और कितना मारा, और बल्कि घसीट घसीट के मारा। ये हम नहीं कह रहे, जो वो कह रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। और अब भी आज की डेट में भी ऐसा ही है। मैंने आपको अभी भी बताया कि वो इस वक्त उनके यहाँ सफे मातम है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। और लेकिन हामिद, मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे थोड़ा सा एक गिला है हमारी जो पाकिस्तान के सब लोग नहीं, लेकिन चंद जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा गिला है। मैं उनसे, मेरा ये गिला है कि वो बाज हमारे दोस्त जो है ना, वो इंडियन प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, और वो समझते हैं बिल्कुल। कि पीपल पाकिस्तान, लाइक देखिए, हम नाम मेजर ले, गौरिया आर्य, वो जो है, गौरव आर्या है या जेडी उसको। बख्शी है, उसके प्रोपेगेंडे का शिकार हो हम्म, जाते हैं। और वो बास पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। भाईजान, बात यह है कि अगर हमारे पास इतनी ताकत ना हो और हम मुकाबला ना कर सकते हो, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इंडिया जैसा जालिम तरीन मुल्क, जो कि अपने मुखालिफिन को दुनिया के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के जरिए से मरवाता चला जा रहा हो, क्या वो पाकिस्तान को आज कभी छोड़ता? वो कोई मौका जाया नहीं करता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, एक। और दूसरे नंबर के ऊपर उनके अपने जो रिटायर्ड जो उनके जो फौजी अफसर हैं, वो एडमिट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से कितना पीछे हैं, और पाकिस्तान ने आज से पहले हमें किस कदर हमें मारा, और बल्कि घसीट घसीट के मारा। ये हम नहीं कहते। तो मैं ये अपने हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहता हूं कि आप ठीक है, आप इंडिपेंडेंट मीडिया है, आजाद हैं, लोग देखते हैं,
लेकिन आप उस प्रोपेगेंडे से मुतासिर ना हो, आप खुद भी तहकीक करें और खुद भी जानें कि असल में हकीकत असल में क्या है। सही, बिल्कुल। नाज़िन, इस पे हम इख्तिताम करेंगे और एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को समझना चाहिए कि जो लोग खुद शीशे के घरों में रहते हों वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। और हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग की तरफ जाया गया तो ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, तो इसका अंजाम फिर भयानक होगा इंडिया के लिए। और फिर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए ग्लोबल न्यूज वॉच के साथ।